हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित और अलिखित संविधान के बीच डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं सड़क पर जाऊं और लोगों से पूछूं कि भाई एक बात बताओ, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है, तो 99% लोग उससे कहेंगे सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन अनरिटन है। वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे रिटन हो या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं। तो अच्छी बात है, अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं तो दोनों में फर्क क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया और सॉलिड कंसेप्ट आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क है। तो सबसे पहली चीज ये है स्टूडेंट्स कि पॉइंट नंबर 1, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द देयर इज द सुप्रीमेसी, there is the supremacy of the constitution. In the written constitution there is the supremacy of the constitution. भाई देखो, जहां पर संविधान लिखित होगा उस देश में संविधान ही सबसे सर्वोच्च होगा। नथिंग इज अबव द कंस्टिट्यूशन, द कंस्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन नेचर। भैया जिस देश में संविधान लिखित है वहां पर संविधान से ऊपर कुछ नहीं, जैसे कि भारत। नथिंग इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जबकि जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द सुप्रीमेसी, देयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। अब जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है वहां पर संसद सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। भाई यहां पर संसद प्रधान नहीं है, यहां पर संविधान प्रधान है, यहां संसद प्रधान है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब संसद जो है वो सबसे ऊपर है। मतलब कि संसद के फैसले संविधान के भी ऊपर हैं भाई साहब। ओ माय गॉड। जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंग्लैंड। अब जैसे कि सपोज करिए, अब इंग्लैंड में होता क्या है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि इंग्लैंड के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, इंग्लैंड के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, उनको कल फांसी दी जाएगी। अरे, अब इंग्लैंड की संसद ने कानून पास किया गया कि इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स, अभी जो किंग चार्ल्स हो गए हैं, उनको कल फांसी दी जाएगी। अब इंग्लैंड का संविधान कहता है कि संसद जो भी कानून पास करती है, जब तक राजा या रानी उसे साइन नहीं कर देते, जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर राजा और रानी ने उसे साइन नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो भाई साहब संसद ने बिल पास किया कि कल राजा को फांसी होगी। अब बिल जो है राजा साहब के पास पहुंचा।
राजा साहब ने कहा ओ माय गॉड यार ये क्या है, ये तो मेरी मौत का फरमान जारी कर दिया। राजा साहब ने कहा मैं साइन ही नहीं करूंगा, जाओ, नोट वरी। तो भाई साहब इंग्लैंड का संविधान कहता है कि संसद का कोई भी कानून जब तक पास नहीं होगा जब तक कि राजा उस पर साइन नहीं करता। लेकिन अगली लाइन में यह भी लिखा है कि अगर राजा साइन नहीं करेगा तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। मतलब राजा का स्कैन सिग्नेचर लगाकर मान लिया जाएगा राजा की जवाब हां है। मतलब यह समझिए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में संसद इतनी पावरफुल है कि भाई साहब राजा के मौत का फरमान जारी कर दिया और राजा को अपने मौत के फरमान पर खुद साइन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यह है बच्चों संसद की पावर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका यह मतलब है कि अगर कोई ऐसा देश हो जहां पर सरकार मेजॉरिटी में है बहुत तगड़े, और अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस देश में सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसे हमारे देश में सरकार मेजॉरिटी में है, बहुत तगड़ी मेजॉरिटी है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकें। भारत में आप भारत के राष्ट्रपति की मौत का वारंट नहीं जारी कर सकते। मौत का वारंट तो छोड़िए, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ आप भारत के किसी पुलिस थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते भाई साहब। क्रिमिनल केस में, सिविल केस में बुलाया जा सकता है, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, डाइवोर्स केस चल गया, जमीन जायदाद का केस है, वो सब चल सकता है, लेकिन उसके लिए भी 60 दिन प्रायर नोटिस जारी करना पड़ता है, तब वो कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा। सड़क चलता आदमी नहीं है कि आपने पकड़ के उसे कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट लिया। बात समझ रहे? तो इतना इजी नहीं है। तो जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर संविधान सुप्रीम है, जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां संसद सुप्रीम है। इसको आसान भाषाओं में समझें तो आप कह सकते हैं इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या खूबसूरत बात कही है कि संविधान जो है ना वो संसद की मां है, और मां से बच्चा होता है बच्चे से मां नहीं है। तो जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां संविधान मां है और संसद औलाद है। लेकिन इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर संविधान जो है वो संसद की औलाद है, और जाहिर सी बात है बेटा कि मां सुप्रीम होती है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर संविधान मां है, अनरिटन में संविधान जो है वो सिर्फ औलाद है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर संविधान की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब तीसरा पॉइंट आएगा। अब देखिए तीसरे पॉइंट में कहा गया है इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट्स आर वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल। तो भैया संवैधानिक संशोधन, अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर वेरी टफ। संवैधानिक संशोधन जो होते हैं वो भैया बहुत मुश्किल होते हैं,
और संवैधानिक संशोधन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि संवैधानिक संशोधन करने के लिए बच्चों आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए होगा। ज्यादातर मामलों में आपको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए। कुछ मामले सिंपल मेजॉरिटी से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। अगर 100 लोग हैं संसद में तो 67 का सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम यहां बात करें, इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट्स आर very easy and flexible। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक संशोधन बहुत आसान होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ज्यादातर केसेस जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से सॉल्व हो जाते हैं, साधारण बहुमत से। सिंपल मेजॉरिटी बोले तो 50% +1 से ही काम हो जाता है। ज्यादातर केसेस में 50% +1 की मेजॉरिटी से ही काम हो जाता है। मतलब यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 100 में से 67 का बहुमत चाहिए, यहां पर आपको 100 में से 51 का ही बहुमत चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए वो बात खत्म हो गई, ये कोई बात नहीं, ये तो हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझना है। वो ये है कि इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, in the unwritten constitution there is no concept of judicial review। भैया ये सबसे खराब चीज है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहां पर न्यायिक पुनर्विचार का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब अगर संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो उस कंडीशन में कोर्ट ऑफ लॉ उसे रिव्यू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो एब्सोल्यूट हो गया। वो एब्सोल्यूट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट है। न्यायालय कुछ उसमें कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भैया यहां पर जो है न्यायिक पुनर्विचार होता है, और पुनर्विचार छोड़िए, अगर कोर्ट ऑफ लॉ को लगा कि सरकार द्वारा पास किया हुआ कानून गैर संवैधानिक है तो उस पर रोक लगाने का भी अधिकार दिया गया है भाई साहब कोर्ट ऑफ लॉ को। एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। कल को हमारे देश में मान लीजिए कि सरकार कहती है कि भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए सरकार को 100 रुपए टैक्स देना होगा। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी हो, आपको अपने धर्म का पालन करने के लिए 100 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा मंथ में। अब भारतीय संविधान को अगर आप उठाइए तो आर्टिकल 27 में बताया गया है कि द रिलीजन्स इन इंडिया आर टैक्स फ्री। मतलब भारत में आपको किसी भी धर्म का पालन करने के लिए सरकार को किसी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर सरकार कहती है कि आपको टैक्स देना है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और सुप्रीम कोर्ट कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत उस कानून पर रोक भी लगा देगी। नहीं कर सकते क्योंकि भैया संविधान में लिखा है कि टैक्स नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड में अगर ऐसा हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। भैया संसद ने कहा है टैक्स लगना है तो लगना है, और न्यायालय उस पर कुछ नहीं कर सकता। यह है बहुत ही पावरफुल चीज। और आप देखेंगे कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं सैकड़ों बार सरकार की रूलिंग्स को, सरकार के कानूनों को रोका है, उस पर रोक लगाई है। ठीक है, तो हमारे देश में आप ऐसा
कर सकते हैं। अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछे कि एक बात बताओ कि दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं, तो दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? आप कहना इंडिया, यूएसए नहीं, यूएसए इंडिया, इंडिया यूएसए नहीं, आप कहिएगा यूएसए एंड इंडिया। तो यूएसए और इंडिया दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरण हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडिया एंड यूएसए मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि बच्चों ये कंसेप्ट यूएसए का था, इंडिया ने कॉपी किया है यूएसए से। ये हमारा कंसेप्ट नहीं था, ये यूएसए का कंसेप्ट था, भारत ने से कॉपी किया था। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे पूछे कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या, आप कहेंगे इंग्लैंड। आप इंग्लैंड कहेंगे, यूके ना कहिएगा, यूके इज नॉट अ कंट्री, याद रखिएगा। यूके कोई देश नहीं है, यूके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्रीज। यस, चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि इंग्लैंड और एक छोटा सा देश है जिसे हम वेल्स कहते हैं, इंग्लैंड और वेल्स को आप मिलाएंगे तो इंग्लैंड और वेल्स मिलकर के बनता है ब्रिटेन। अगर बच्चों आप ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को मिलाएंगे तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर आप ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाएंगे तो मिलकर के बनता है यूके। दरअसल क्या है कि आयरलैंड के भी 2 हिस्से हैं, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके, ठीक है, हाँ जी। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट है। तो यूके और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जो इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इंग्लैंड और वेल्स मिलकर के ब्रिटेन, ब्रिटेन स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर के यूके बनाते हैं। यूके वाले बहुत ज्ञान देते रहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हो जाना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए कश्मीर के इशू पर। तो हम भी कहते हैं तुम भी जरा स्कॉटलैंड के इशू पे वोटिंग करा लो यार, जरा स्कॉटलैंड से भी वोटिंग करा लो, पूछ लो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। एनीवेज, तो दिस एंड्स विद योर कंसेप्ट ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।